हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लिया है। आज हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया हुआ है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें पहले की रिपीट कर लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए कि जो कश्मीर को चाइना से जो दर्रा जोड़ रहा था वो कौन सा दर्रा था? कश्मीर को, यहाँ पे कश्मीर था, कश्मीर और को चाइना को जोड़ने वाला कराकोरम दर्रा, इधर पाकिस्तान से जोड़ने वाला बुर्जिला दर्रा, और नीचे अन्य ज़िलों से, अन्य राज्यों से जोड़ने वाला बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। और इधर आपका जो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को जोड़ने वाला बड़ा लाचला दर्रा। हिमाचल को चाइना से जोड़ने वाला, जो तिब्बत से जोड़ रहा था, वो कौन सा दर्रा था? सिपकला दर्रा। और हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा था? रोहतांग दर्रा। अब उत्तराखंड समझते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पे एक दर्रा है। यहाँ कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। लिपु लेख दर्रा। कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। यहां पर है धर्मा दर्रा, और यहां पर है नीति दर्रा। कौन कौन से दर्रा हो गए? लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा। उत्तराखंड को हम दो भागों में बांटते हैं। मैंने पहले भी बताया था, उत्तराखंड को जब आप दो भागों में बांटेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, वो कहलाता है गढ़वाल। क्या कहलाता है? गढ़वाल। और ये जो छोटा हिस्सा है ये कहलाता है कुमायूं। कुमायूं, कुमायूं। क्या कहलाता है? कुमायूं। उत्तराखंड के कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। पहला हिस्सा जो बड़ा है वो गढ़वाल, और जो छोटा है वो कुमायूं। जो छोटा है वो क्या कहलाता है? कुमायूं कहलाता है। यहाँ पर है कामेत पर्वत। यहाँ पे क्या है? कामेत पर्वत। कामेत पर्वत। कौन सा पर्वत है? कामेत पर्वत। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि कामेत पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? तो कामेत पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कौन से राज्य में स्थित है कामेत पर्वत? उत्तराखंड में। यहां पे आपका है देहरादून। देहरादून। यहां पे क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। इसके जस्ट यहाँ पे है मसूरी। मसूरी। यहाँ पे क्या है? मसूरी। IAS को ट्रेनिंग मसूरी में ही दी जाती है। IAS का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मसूरी के अंदर। यहाँ पे है आपका ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या है? राम झूला और लक्ष्मण झूला। क्या है? राम झूला और लक्ष्मण झूला। और यहाँ पे है आपका रुड़की। यहाँ क्या है? रुड़की। रुड़की किस लिए प्रसिद्ध है? IIT अनुसंधान केंद्र। रुड़की में क्या है? IIT अनुसंधान केंद्र। अच्छे जो IITian हैं रुड़की से ही निकलते हैं। तो IIT अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रुड़की में। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पर है हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार किस लिए प्रसिद्ध है? हर के पौड़ी के लिए। और यहाँ पे क्या है? हर 12 साल में क्या लगता है? कुंभ का मेला। हरिद्वार किस लिए प्रसिद्ध है? कुंभ के मेला के लिए। यहाँ पे आपका है यमुनोत्री। और इधर है गंगोत्री। और यहाँ है बंदरपूछ पर्वत श्रेणी। बंदरपूछ। क्या है? बंदरपूछ। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। तो एक बार क्वेश्चन आया था, जो
यमुना जो यमुनोत्री से निकलती है वो किस पर्वत पे है? तो किस पर्वत पे है? बंदरपूछ पे है। कहाँ पर है? बंदरपूछ पर। तो यमुनोत्री किस पर्वत श्रेणी में है, किस पर्वत श्रृंखला पर है? बंदरपूछ पर है। और यहाँ है गोपेश्वर। गोपेश्वर 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 को ही चमोली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चमोली। चमोली चमोली में ही क्या है? फूलों की घाटी। उत्तराखंड किस लिए मशहूर है? फूलों की घाटी है। चमोली ही में ही क्या है? फूलों की घाटी है। और चमोली में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। क्या नाम था? चिपको आंदोलन। वो आंदोलन किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और वो आंदोलन किस लिए किया गया था? पर्यावरण को बचाने के लिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन कहाँ पे किया? चमोली में किया। कहाँ किया? चमोली में किया। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ आपका है नंदा देवी। नंदा देवी। नंदा देवी क्या है? ये पर्वत है और इसकी ऊंचाई लगभग 7817 है। कितनी है? 7817 मीटर इसकी। और यहाँ पे जो कामेत पर्वत था इसकी ऊंचाई थी 7556 मीटर। देखिए ये यहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ पे है नैनीताल। नैनीताल। यहाँ पे क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ क्या है? नैनीताल है। यहाँ क्या है? नैनीताल है। और यहाँ पर है रानीखेत। रानीखेत। यहाँ पे क्या है? रानीखेत। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये पशु पक्षी विहार है। ये बाघ परियोजना पे बनाया गया था। सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। नैनीताल उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है। रानीखेत क्या है? पर्यटन स्थल है। रानीखेत क्या है? पर्यटन स्थल है। जो आपने काला पानी के बारे में सुना होगा, तो जो काला पानी है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। काला पानी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? अंडमान निकोबार में। काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? अंडमान निकोबार में। और काला पानी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में बस इतना ही है। तो उत्तराखंड में क्या क्या था? कामेत पर्वत, यमुनोत्री, बंदरपूछ, गंगोत्री। यमुनोत्री जो है किस पर्वत पे है? बंदरपूछ पे। यमुनोत्री से क्या निकलती है? यमुना निकलती है। मसूरी में IAS का ट्रेनिंग दिया जाता है। देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। ऋषिकेश राम झूला, लक्ष्मण झूला। रुड़की में IIT अनुसंधान। हरिद्वार में कुंभ का मेला, हर के पौड़ी। गोपेश्वर जिसको क्या कहा जाता था? चमोली। यहाँ पे क्या हुआ था? चिपको आंदोलन। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किस लिए किया? पर्यावरण को बचाने के लिए। यहाँ पर नंदा देवी, ऊंचाई 7817 मीटर। यहाँ रानीखेत किस लिए? पर्यटन स्थल के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना? 1936 में। किस लिए? पशु पक्षी अभ्यारण्य है ये। नैनीताल ये उत्तराखंड का क्या है? हाई कोर्ट है। नैनीताल में क्या है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट। बड़ा भाग गढ़वाल, छोटा भाग कुमायूं। दर्रे कौन कौन से हैं? लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा। यहाँ पे एक दर्रा और है जो गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ता है जिसका नाम है माना दर्रा। माना दर्रा। कौन सा दर्रा है? माना दर्रा। तो उत्तराखंड बस इतना ही था। अब हम राजस्थान के बारे में समझते हैं। अब देखिए राजस्थान में सबसे ऊपर क्या है? हनुमानगढ़। क्या है? हनुमानगढ़। कालीबंगा जो है वो यहीं पे था। जो आपने प्राचीन भारत में पढ़ा होगा कालीबंगा के बारे में कि यहाँ पे कालीबंगा में क्या हुआ? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ से नीचे आइएगा तो यहाँ है बीकानेर। यहाँ पे क्या है? बीकानेर है। बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है? भुजिया प्रसिद्ध है, मिठाई प्रसिद्ध है। यहाँ बीकानेर में जो है यहाँ जूनागढ़ का किला है जिसे किसने बनवाया था? राजा जयसिंह ने बनवाया था। यहाँ पर क्या है? जूनागढ़ का किला है जिसे राजा जयसिंह ने बनवाया था। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर। जैसलमेर से नीचे आइएगा बाड़मेर। बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? ऊँट पाए जाते हैं। BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों के बारे में बताइए। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं? हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पर है पोखरण।
पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है? पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। 18 मई 1974 को पहली बार भारत की तरफ से परमाणु प्रशिक्षण किया गया। ये प्रशिक्षण जो है वो फेल हो गया, मतलब परमाणु बम क्या निकला? फुस्सी बम निकला। जैसे आप दिवाली में बम फुस हो जाते हैं। और जब ये प्रशिक्षण फेल हो गया तो पूरे विश्व में हमारी किरकिरी हुई, मजाक उड़ाया गया। जब ये बात अमेरिका को पता लगी तो उस टाइम एक CTBT परियोजना आ चुकी थी। उस CTBT के तहत आप 1974 के बाद कोई प्रशिक्षण नहीं कर सकते थे। CTBT का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। मतलब आप जो भी न्यूक्लियर प्रशिक्षण है उसको बैन कर दिया जाता था CTBT की तरह। 1974 के बाद आप प्रशिक्षण नहीं कर सकते थे। अब भारत के पास परेशानी ये थी कि उसे प्रशिक्षण करना था, क्योंकि अगर भारत के पास परमाणु बम नहीं रहता तो आज भारत दबा हुआ रखता। अमेरिका हमेशा चढ़ाई करके रखता और भारत को ये प्रशिक्षण करना था और वो चाहता था कि हम ये प्रशिक्षण करें। 1995 तक लगभग हमारा परमाणु बम बन के तैयार हो चुका था, बस ज़रूरत थी कि इसके प्रशिक्षण की ज़रूरत थी। अब ये जो प्रशिक्षण था वो करना कहाँ था, मतलब इसको कहाँ पे प्रशिक्षण करना था? तो भारत करना चाहता था और अमेरिका उसको करने नहीं देना चाहता था। तो भारत ने फिर भी डिसाइड किया कि हम प्रशिक्षण करके रहेंगे। और अमेरिका इस बात को जानता था कि अगर भारत इस प्रशिक्षण को करेगा तो वो सिर्फ एक ही जगह है, वो है पोखरण, क्योंकि पोखरण में ही बहुत खाली जगह है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि किसी और ज़िले में क्यों नहीं, तो सोचिए अगर ये यूपी या बिहार जैसी जगहों पे करता तो यहाँ तो 80 फीट में ही पानी आ जाता है, तो बम तो पसीज ही जाता। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जो एरिया है बहुत खाली जगह, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो यहाँ परमाणु बम का प्रशिक्षण किया जा सकता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर परमाणु प्रशिक्षण किया जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने APJ अब्दुल कलाम को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप ये प्रशिक्षण कीजिए और किसी को पता भी ना चले। तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप ये अनाउंसमेंट कर दीजिए कि भारत की जो सेना है वो पोखरण में सैन्य अभ्यास के लिए जा रही है। अटल बिहारी जी ने घोषणा कर दी। अब घोषणा कर दी कि सैन्य अभ्यास के लिए जा रही है, तो उसी में 5 जो साइंटिस्ट थे, 4-5 साइंटिस्ट थे, वो सेना की वर्दी में पोखरण में एंटर कर गए। अब छुप के हमको प्रशिक्षण करना था ताकि अमेरिका को पता नहीं लगे, और अमेरिका जानता था कि पोखरण में प्रशिक्षण होगा, तो उसने पहले से ही जासूस लगाए हुए थे और 3-4 सैटेलाइट को भी लगा दिया था कि सैटेलाइट के थ्रू वो देखते रहेंगे कि भारत कहीं प्रशिक्षण तो नहीं कर रहा है। तो अब करे तो करे क्या? तो APJ अब्दुल कलाम के पास ये जिम्मेदारी थी प्रशिक्षण की, तो वो प्रशिक्षण करना था। पोखरण आने से पहले APJ अब्दुल कलाम नासा गए थे, और नासा वालों ने गलती क्या कर दी, उन्होंने अपना सेंटर उन्हें घुमा दिया। उस सेंटर में उन्होंने उस स्क्रीनिंग पर उस सैटेलाइट को देख लिया था जो भारत पे नज़र रखे हुआ था। वो जानते थे कि सैटेलाइट कब किस जगह, उन्हें पूरा मतलब एक अंदाज़ा लगा लिया था कि सैटेलाइट किस समय पर कब आएगा। तो जो 3 सैटेलाइट थे वो एक एक करके आते थे। जैसे पहला सैटेलाइट गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, और जब तीसरे से पहला आता था तो उस बीच में एक गैप मिलता था। अब APJ अब्दुल कलाम ने सोचा कि हम इसी गैप में अपना परमाणु प्रशिक्षण करेंगे। परमाणु प्रशिक्षण में एक चीज़ और थी, वो उन्होंने एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? अगर परमाणु प्रशिक्षण सफल हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अमेरिका चढ़ाई कर देगा। इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना था, लेकिन APJ अब्दुल कलाम को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि ये प्रशिक्षण हमारा सफल होगा। 11 मई 1998 में पोखरण में लगातार 2 परमाणु विस्फोट किए गए और वो प्रशिक्षण सफल हो गया। जब वो परमाणु विस्फोट हुआ था तो वहाँ पर 7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे पाकिस्तान तक दहल गया था। पाकिस्तान जस्ट इससे सटा हुआ है, तो उससे क्या हो गया था, 7 तीव्रता का भूकंप आने के कारण पाकिस्तान तक दहल गया था, और चारों तरफ रेत का गुबार ही गुबार, धूल मिट्टी चारों तरफ हो गया। ऐसा लगा जैसे कितना भयंकर तूफान आया हो। तो APJ अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया कि हमारा परमाणु प्रशिक्षण सफल हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 2 ही प्रशिक्षण चाहते थे, लेकिन APJ अब्दुल कलाम 5 प्रशिक्षण करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, APJ अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, आप एक काम कीजिए, आप अभी ये छुपा के रखिए कि हमारा परमाणु प्रशिक्षण हुआ, अभी आप इस चीज़ की घोषणा मत कीजिए।
अभी 2 प्रशिक्षण हुए, हम 3 और करना चाहते हैं। पर अटल बिहारी वाजपेयी जी मना कर रहे थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा जब ओखल में सर दे ही दिया तो अब मूसल से क्या डरना है, 2 कर ही दिए हैं, 3 और कर देते हैं। तो वो करने के लिए राजी हो गए। और उन्होंने कहा अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सोचना था कि हम लोगों को कैसे समझाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, मौसम विभाग से घोषणा करवाइए कि राजस्थान में बहुत तेज तूफान आने वाला है, तो सभी लोग अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले। उन्होंने घोषणा करवा दी। मौसम विभाग से घोषणा होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर में चले गए। पाकिस्तान को लगा अच्छा ये तो तूफान आना है इसीलिए ऐसा हो रहा है। अमेरिका ने भी यही सोचा और इसी बीच वो 3 प्रशिक्षण भी कर लिए। पहला प्रशिक्षण भी हुआ, दूसरा मतलब 2 तो पहले हो चुके थे, उसके बाद जो 3 हुए, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तब तक अमेरिका पता नहीं लगा पाया था। जब 5वां हुआ तो उस सैटेलाइट ने 5वें प्रशिक्षण को कैच कर लिया। और जब ये 5वां प्रशिक्षण हो गया तो अमेरिका को पता चला कि भारत ने परमाणु प्रशिक्षण किया है। और यहाँ पे हमारे पूरे भारत जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बहुत खुश थे, क्योंकि 5वें प्रशिक्षण हो चुके थे। अब हम एक शक्तिशाली देश बनने की कगार पर थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया कि अब आप घोषणा कर सकते हैं कि भारत एक परमाणु संपन्न देश हो गया है, और उन्होंने अपना प्रशिक्षण सफल कर लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ पर घोषणा की कि हमने 5 परमाणु प्रशिक्षण पोखरण के अंदर किए हैं। भारत के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो उस टाइम चाय पी रहे थे। उन्होंने ये न्यूज़ देखी। न्यूज़ देखते ही सबसे पहले वो नासा गए। नासा जाके उन्होंने बोला कि आप लोगों ने कहा था हमें निगरानी रखने के लिए 3 सैटेलाइट चाहिए, तो अब वो 3 सैटेलाइट कहाँ गए, आप कहाँ निगरानी रख पाए। गुस्से से लाल पीला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राष्ट्रपति ने और कहा कि हम भारत को परमाणु संपन्न देश नहीं मानते हैं। इतने में इसी बात की प्रतिक्रिया देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर अमेरिका हमें परमाणु संपन्न देश नहीं मानता है तो ना माने, परंतु हमने परमाणु प्रशिक्षण किए हैं और सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर उन्हें इतना ही शक है तो परमाणु हमला करके देख ले, उन्हें पता चल जाएगा कि परमाणु प्रशिक्षण किया है कि नहीं किया, क्योंकि जवाबी हमला तो हमें भी करना है ना, तो उन्हें पता चल जाएगा परमाणु प्रशिक्षण हुआ है कि नहीं हुआ है। जब एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेस वालों ने पूछा कि आप नासा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि डोंट फॉलो मी, आई एम बियॉन्ड योर रेंज। सोचिए कितना खतरनाक आदमी थे एपीजे अब्दुल कलाम ने। परमाणु प्रशिक्षण भी कर लिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। आज हमारा देश उन शक्तिशाली देशों में शामिल है। जिस टाइम हम परमाणु प्रशिक्षण कर रहे थे उससे पहले पाकिस्तान भी कर रहा था, पाकिस्तान भी करना चाहता था, ऊपर कर रहा था। 1995 से दोनों ही देश लगे हुए थे। और अभी तक जो है भारत और पाकिस्तान ने सीटीबीटी पे कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि सीटीबीटी के अंदर था कि अगर वो हस्ताक्षर हो जाता तो हम फंस जाते। फिर हम 1974 के जो हमारा परमाणु प्रशिक्षण फेल हो गया था उसके बाद हम कर ही नहीं पाते, और उसके बाद अगर सीटीबीटी पे साइन कर देते तो हम प्रशिक्षण कर ही नहीं पाते। और सीटीबीटी के अंदर क्या था कि उसके अंदर मतलब इस तरह की जो नीतियाँ थीं कि आप ना तो जल में, ना ही थल में और ना ही वायु में आप प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, उन्होंने ना जल में किया, ना थल में किया, ना वायु में किया, उन्होंने सीधे नीचे ज़मीन के नीचे किया। तो हमने सीटीबीटी का उल्लंघन भी नहीं किया। अब अमेरिका बोलता है नहीं आपने सीटीबीटी का उल्लंघन किया है, तो हम लोग बोलते हैं कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि हमने कैसे सीटीबीटी का उल्लंघन किया है। हमने सीटीबीटी का कोई उल्लंघन नहीं किया, ना ही हमने अभी तक सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरह हमारा देश जो है परमाणु संपन्न देशों में हो गया। आज कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा सकता है। परमाणु जो हमने प्रशिक्षण किया था उसमें सभी देशों ने मतलब हमारे खिलाफ गए थे। सिर्फ एक देश था इजराइल, जिन्होंने कहा था कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण किया है, हमारी तारीफ़ की थी। तो दोस्तों राजस्थान में बस आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह चैनल में बने रहिए। आगे और भी हम पढ़ते जाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। एनएच भी पढ़ेंगे और जो नदियाँ कैसे कहाँ से निकलती हैं, दर्रे में धीरे धीरे पढ़ा ही रहा हूँ, एक बार फिर हम रिपीट करेंगे कि सारे दर्रे कहाँ पर हैं। और एनएच है, जलमार्ग है, वायु मार्ग है, और हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो मानसून है कैसे आता है, किस राज्य में किस तरह से होते हुए जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।